आज हम आपके बीच हिंदी विषय के साथ, हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हम आपको हिंदी की 3 क्लास दे चुके हैं, जिसमें से 2 कक्षाएं मिली हैं वर्णमाला पर, और तीसरी कक्षा में हमने आप लोगों को ये बताया है कि 70 सवालों को आपको हल करने के लिए हमने दिया था टेस्ट के रूप में, और बहुत से छात्रों ने उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और आप देख सकते हैं कि विगत वर्षों में आए हुए सारे सवाल आपके उसमें कंप्लीट हो गए हैं, और 70 सवाल जो विद्यार्थी उन 70 सवालों को सही ढंग से पढ़ा होगा वो बहुत अच्छी तरह से आगामी आने वाली परीक्षाओं में बहुत अच्छा करेगा। तो आइए आज हम अपनी शुरुआत करते हैं हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शब्द जो है वो किसी भी भाषा में, चाहे जो भी भाषा हो, हिंदी हो अंग्रेजी हो, शब्द का कितना महत्व है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी भाषा की शुरुआत या भाषा जो है वो 3, भाषा के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी भाषा में भी आपके 3 अंग हैं, और ये 3 अंग हैं क्या? पहला तो आपका है वर्ण, दूसरा है आपका शब्द, और तीसरा जो है वो वाक्य है। तो आप देख सकते हैं कि वर्ण, शब्द और वाक्य। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा के हिंदी या भाषा के कितने अंग हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि भाषा के 3 अंग हैं। और पूछ लिया जाता है कभी कभी कि वह अंग हैं क्या, तो याद रखिएगा कि भाषा के 3 अंग वर्ण, शब्द और वाक्य हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वर्ण के बारे में हम आपको 2 कक्षाएं दे चुके हैं, जिसमें आपको वर्णमाला में स्वर और व्यंजन की अलग अलग कक्षाएं मिल चुकी हैं। तो अब आप देखिए कि वर्ण और शब्द में क्या अंतर है। वर्ण से ही शब्द बना है। जैसे कि आप अंग्रेजी भाषा में ए से जेड तक अक्षर लिख सकते हैं, और उन्हीं ए से जेड तक के अक्षरों से ही सारे शब्द बने हैं। उसी प्रकार से हमारे हिंदी भाषा के शब्द भी। जैसे मैं आपसे बात करूं कि अगर मुझे समय लिखना हो तो स म और य, स धन म धन य मिल करके आपका ये समय हो गया। तो आप देख सकते हैं कि स भी एक अक्षर है, वर्ण है, म भी एक वर्ण है, और यह भी एक वर्ण है। तो आप देख सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं तो वे शब्द कहलाते हैं। लेकिन शब्द भी 2 प्रकार के होते हैं। कुछ शब्द आपके सार्थक होते हैं और कुछ निरर्थक होते हैं। अर्थात शब्दों से शब्द की परिभाषा आप समझ सकते हैं कि इसी के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि शब्द है क्या। तो याद रखिएगा, शब्द नोट करिए, शब्द जो है 2 या 2 से अधिक शब्द, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक योग, वर्णों के योग से बने से शब्द बनता है, शब्द बनता है। तो अब अभी आप देख सकते हैं कि इस शब्द के बनने में, समय को बनने में अब आप देख सकते हैं इसमें अ छुपा हुआ है। हमने हलंत नहीं लगाया है। अगर हलंत लग जाएगा तो यहां पर हमको स हलंत लगा करके अ भी लिखना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि स धन म धन ये मिलकर के समय हुआ, और समय जो ये समय लिखा हमने वो एक शब्द है। और इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये शब्द बना कैसे? शब्द जो है ये वर्णों के योग से बना। तो हम लिख सकते हैं कि शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों या अक्षरों के सार्थक क्रम को ही हम शब्द कहते हैं। तो याद रखिएगा कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक योग को हम शब्द कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि समय का, अब देखिए समय तो यहां पे बन गया। अब हो सकता है कि यह म स और यह हो जाए, तो म स ये से जो शब्द बनेगा वो मसय बनेगा। अब आप देख सकते हैं कि यह कोई सार्थक शब्द नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि शब्द 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सार्थक और एक होते हैं निरर्थक। तो सार्थक शब्दों का मतलब यह है कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। तो आप शब्द के बारे में जान चुके हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं कि अर्थ के आधार पर अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि अर्थ के आधार पर वर्ण के कितने भेद हैं, तो याद रखिएगा कि अर्थ के आधार पर वर्ण के कितने भेद हैं। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि अर्थ के आधार पर वर्ण के कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे कि अर्थ के आधार पर वर्ण के केवल 2 भेद होते हैं, और वह क्या है? शब्द और वाक्य।
तो याद रखिएगा कि अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि अर्थ के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो आपका जवाब होगा केवल 2 भेद होते हैं। क्यों 2 भेद होते हैं आप समझ लीजिए, क्योंकि वर्ण भाषा के 3 भाग होते हैं। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण से बनता है, वर्ण से बना शब्द और शब्द से बनता है वाक्य। तो आप देख सकते हैं कि अर्थों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि स, म और य के योग से स, म और ये अलग अलग हैं क्या, तो स, म और ये अलग अलग वर्ण थे, और जब हमने इनको एक व्यवस्थित समूह दे दिया तो ये एक शब्द बन गए। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर भाषा, अर्थ के आधार पर भाषा के कितने भेद, अर्थ के आधार पर वर्ण नहीं बल्कि यहां भाषा था। तो याद रखिएगा कि अर्थ के आधार पर भाषा के अगर पूछा जाए कितने भेद होते हैं, तो आपका जवाब होगा कि 2 भेद होंगे। और ये 2 भेद हैं क्या, ये 2 भेद आपके शब्द और वाक्य हैं। और शब्द और वाक्य ही क्यों हैं, वर्ण क्यों नहीं है, तो याद रखिएगा कि वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इसके केवल 2 भेद होते हैं। कभी कभी आपके परीक्षाओं में ये प्रश्न बनता है। तो आगे अब मैं बढ़ता हूं और आपको समझाने में जा रहा हूं कि शब्द और शब्द तो आप समझ गए, लेकिन अगर कभी कभी आपके प्रश्न ये बन जाता है कि बताइए कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अब आपका मैं प्रश्न कर रहा हूं कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका जवाब होगा कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो शब्द होती है। जैसा कि आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि अर्थ के आधार पर भाषा के सिर्फ और सिर्फ 2 भेद होते हैं, वर्ण नहीं होता है। इसीलिए अब मैं अगर आपसे प्रश्न करूं कि भाषा के अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बताएंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, वर्ण नहीं। क्यों नहीं है अर्थ के आधार पर, क्योंकि अर्थ की गिनती, वर्ण की गिनती अर्थ में नहीं होती है। भाषा में वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इसको हम नहीं मानते हैं। तो याद रखिएगा आपका प्रश्न ये बन सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आपका जवाब होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है, वर्ण नहीं। तो आप देख सकते हैं, देख चुके हैं कि हम अगर आपसे ये प्रश्न, कई प्रश्न आपके बन सकते हैं। पहला बन सकता है कि भाषा के अंग, दूसरा बन सकता है कि वर्ण के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर मैंने बताया आपको शब्द के बारे में, शब्द का निर्माण कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं कि शब्दों का निर्माण किससे होता है, वर्णों के मेल से होता है। और शब्द भी 2 तरह के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्दों का मतलब है कि जिनको मिलाने पर एक अर्थ निकले वो सार्थक होते हैं। फिर मैंने प्रश्न किया कि अर्थ के आधार पर भाषा के कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। और वह 2 भेद हैं क्या, वह 2 भेद आपके शब्द और वाक्य हैं, वर्ण नहीं है। क्यों नहीं है वर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगला प्रश्न आपका बन सकता है कि बताइए कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपका जवाब होगा कि शब्द है। और क्यों शब्द है, क्योंकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं निकलता है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और आप लोगों को बताने जा रहा हूं पद के बारे में कि शब्द और पद में क्या अंतर है। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैंने आपके सामने लिख दिया कि राम, सवाल देखिए, अब सब पहले समझिए कि राम पुस्तक पढ़ता है। अब आप देखेंगे कि राम पुस्तक पढ़ता है, जो मैंने लिखा ये है क्या, तो आप देखेंगे कि राम पुस्तक पढ़ता है एक वाक्य है। और अब वाक्य बना कैसे, तो वाक्य होता क्या है, वाक्य जो होता है वो आपके शब्दों का समूह होता है, लेकिन शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। जैसा कि आप लोग अंग्रेजी में पढ़े होंगे कि वाक्य की परिभाषा क्या है, तो यूनियन ऑफ 2 or more than 2 words which make complete sense is called सेंटेंस। उसी तरह से आप हिंदी में समझ सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों का वह समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो उसे हम वाक्य कहते हैं। अब देखिए, हमने इसमें देखिए इस शब्द के निर्माण में कितने शब्द हैं, राम पुस्तक पढ़ता और है। तो यार आप देख सकते हैं कि यह एक व्यवस्थित समूह है। और अब देखिए, अगर मैं इसी शब्द को लिख देता कि राम पढ़ता पुस्तक है, तो क्या यह शब्द वाक्य होता, तो वाक्य का मतलब वह है जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, केवल उसी को वाक्य कहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस वाक्य के निर्माण में कई शब्दों ने भाग लिया। अब बताइए शब्द और पद में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शब्द और पद में क्या अंतर है। जब कोई भी, याद रखिएगा कि जब कोई भी शब्द, जैसे राम जो है वो एक शब्द है। राम क्या है,
एक शब्द है, लेकिन जब कोई शब्द किसी वाक्य को पूरा करने में मदद करता हो या जब कोई शब्द वाक्य का हिस्सा हो जाता है तो वह शब्द नहीं बल्कि पद हो जाता है। तो याद रखिएगा कि राम पुस्तक पढ़ता है में राम, अगर राम कहीं अकेले लिखा होता तो यह राम आपका एक शब्द होता, लेकिन राम जो यहां पर लिखा गया यह एक वाक्य का हिस्सा है, यह वाक्य का भाग है, इसीलिए इसको हम पद कहते हैं। तो याद रखिएगा कि अब आपके मन में जो डाउट होगा, जो संदेह होगा वो दूर हो गया होगा कि शब्द और पद में क्या अंतर है। बहुत से लोग गलती बस पद को ही शब्द लिख देते हैं। तो याद रखिएगा कि शब्द वह है जो वर्णों का समूह है, लेकिन जब वही शब्द किसी वाक्य को पूरा करने में मदद करेगा तो वह शब्द शब्द नहीं रह जाएगा बल्कि वह शब्द एक पद बन जाएगा। तो अगर मैं राम को अलग से लिखता तो ये राम एक शब्द होता, लेकिन राम पुस्तक पढ़ता है जब इस वाक्य को पूरा करने में ये मदद कर रहा है, इसलिए यह राम शब्द नहीं बल्कि क्या है, ये पद है। तो अब आप लोग शब्द के बारे में जान चुके होंगे। हमने आपको शब्द के बारे में बताया कि भाषा के कितने अंग होते हैं, फिर हमने आपको बताया कि वर्ण क्या होता है, भाषा क्या होता है और वाक्य क्या होता है। फिर हमने आपको बताया कि शब्दों का निर्माण हम कैसे करते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया कि अर्थ के आधार पर शब्द को कितने अंक, भाषा के कितने अंक होते हैं। फिर हमने बताया आपको कि भाषा के सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर क्या होती है। अगर यही प्रश्न किया जाता कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो आपका उत्तर होगा वर्ण। लेकिन देखिए इसी में डाउट होता है, बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। तो थोड़ा से आप लोग क्या करिएगा कि क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़िएगा। देखने में तो आप लोग को लग रहा है कि दोनों वही है। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि भाषा का सबसे छोटा भाग क्या है तो आप बताएंगे कि वर्ण है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अर्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग क्या होता है तो आपका जवाब वर्ण नहीं बल्कि शब्द होगा। तो याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा सा आपको याद रखना है। थोड़ी थोड़ी कमियां आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती हैं, इसलिए हमें प्रश्न को बहुत भली भांति समझना है। अब आप देखिए यहां पर आपको डिफरेंस कहां होगा कि भाषा के तीन अंगों में वर्ण और शब्द और पद के बारे में मैंने आपको बताया कि शब्द और पद क्या होता है। बहुत से लोग डाउट हो जाते हैं, शब्द को पद और पद को शब्द कर देते हैं। तो आपको अब हमको उम्मीद है कि आपके मन में इस बात का संदेह नहीं होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं शब्द के प्रकार की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों को शब्द पढ़ा रहे थे और शब्द के अगर सवाल में पूछा जाए कि शब्द के कुल कितने भेद होते हैं तो आप लोग क्या बताएंगे कि शब्द के कुल 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार है आपका उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है आपका रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है आपका अर्थ के आधार पर और चौथा है रूपांतर या व्याकरणिक आधार पर। तो आपका एक प्रश्न बन सकता है कि रचना शब्द के प्रकार कितने हैं तो आप बताएंगे कि शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है आपका अर्थ के आधार पर और चौथा है आपका रूपांतर या व्याकरणिक आधार पर। अब मैं बात करता हूं एक पहले टॉपिक पर कि पहले प्रकार में उत्पत्ति के आधार पर अगर पूछा जाए सवाल में कि उत्पत्ति के आधार पर हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है तो आपका जवाब होगा कि इसे हम 5 भागों में बांटते हैं। और ये 5 भाग है क्या? पहला है आपका तत्सम, दूसरा है आपका तद्भव, तीसरा है आपका देशज, चौथा है आपका विदेशी और 5वां है आपका संकर। तो आपका ये प्रश्न बन सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर हम कितने भागों में बांट सकते हैं तो आपका पहला जवाब होगा कि इसे हम 5 प्रकार से बांट सकते हैं। और ये 5 प्रकार है क्या? पहला है आपका तत्सम, दूसरा है आपका तद्भव, तीसरा है आपका देशज, चौथा है आपका विदेशी और 5वां है आपका संकर शब्द। अभी हम आपको विस्तार से इन सब के बारे में स्पष्ट रूप से अलग अलग बताएंगे, लेकिन तब तक आप पहले इनके अलग अलग खंड को समझ लीजिए, क्योंकि आपका व्याकरण पूरा जो है वो इसी पर आधारित है। और समझ लीजिए कि करीब 70% आपका व्याकरण सिर्फ और सिर्फ इतने टॉपिक पे ही खत्म हो जाएगा। हम आपको एक एक टॉपिक पर अलग अलग क्लास देंगे और इस कक्षाओं के बाद हम आपको प्रत्येक चैप्टर पर आपको हम एक टेस्ट देंगे। जैसा कि आप लोग को पहले ही वर्णमाला पर एक टेस्ट मिल चुका है 70 प्रश्नों का, और आप लोग देख सकते हैं कि उन 70 प्रश्नों को जो व्यक्ति अच्छी तरह से किया होगा उसका आगे आने वाले परीक्षाओं में कभी भी कोई समस्या नहीं रहेगी। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले
टॉपिक पर, और ये टॉपिक आपका है कि रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर आपका प्रश्न बन सकता है कि रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर हम हिंदी को कितने भागों में बांट सकते हैं, भाषा कितने भागों में बांट सकते हैं शब्द को। तो याद रखिएगा कि रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 पार्ट हैं। पहला है आपका रूढ़, दूसरा है आपका यौगिक और तीसरा आपका है योग रूढ़। ये सवाल आपका बहुत बार आता है, कभी कभी सवाल आपका रूढ़ से बनता है, कभी सवाल आपका यौगिक से बनता है और कभी यही सवाल आपका योग रूढ़ से बनता है। कभी पूछा जाता है, कोई शब्द दे देगा और पूछेगा कि ये शब्द आपका रूढ़ है कि यौगिक है कि योग रूढ़ है, और कभी कभी क्या करता है कि पूरा पूछ लेगा कि निम्न में कौन सा रूढ़ शब्द है। 4 विकल्प दिए रहेंगे, 3 में होने की बात कहेगा तो 3 आपके नहीं होंगे और 1 आपका होगा। कभी पूछ सकता है कि निम्न में कौन सा आपका यौगिक नहीं है, या कभी पूछ सकता है कि कौन सा यौगिक शब्द है, या पर समझ सकता है कि निम्न में ऐसा कौन शब्द है जो कि योग रूढ़ है। तो इस तरह से आपके आगामी परीक्षाओं में इस तरह से आपको प्रश्न मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले आप क्या करिए, सभी खंडों को आप समझ तो लीजिए। फिर देखिए यौगिक, जैसा कि आप लोग जानते हैं यौगिक के नाम से ही स्पष्ट है कि योग माने जुड़ना, या 2 से अधिक शब्द जब मिलते हैं तो वे शब्द क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। और अगर पूछा जाए कि यौगिक भी कई प्रकार का होता है तो याद रखिएगा कि यौगिक में भी कई प्रकार हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपके उपसर्ग से बनते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे उपसर्ग का मतलब होता है कि जो वह शब्द जो वाक्य शब्द के पहले जो लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द जो है वो वाक्य के शब्द के बाद में लगता है उसे हम प्रत्यय कहेंगे। आपको अभी डिटेल से बताया जाएगा। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनका निर्माण जो है वो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के मिक्स मिलाने से होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये यौगिक, अगर प्रश्न बने कि यौगिक में कितने प्रकार है तो यौगिक 3 प्रकार से बन सकता है। पहला बनेगा आपका, कुछ शब्द आपके ऐसे मिलेंगे जो उपसर्ग से बनेंगे, कुछ आपके शब्द ऐसे मिलेंगे जिनका निर्माण प्रत्यय से होगा, और कुछ शब्द ऐसे होंगे जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के निर्माण से बनेंगे, अर्थात उनके आगे भी शब्द जुड़ेगा और पीछे भी शब्द जुड़ेगा। आगे आपको बताया जाएगा। अब मैं बढ़ता हूं आपके तीसरे प्रकार पर, और ये तीसरा प्रकार आपका है कि अर्थ के आधार पर। अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि अर्थ के आधार पर हिंदी शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बता सकते हैं कि इनके 4 पार्ट हैं। और ये 4 पार्ट हैं क्या? ये 4 पार्ट में पहला पार्ट है आपका एकार्थी, दूसरा पार्ट है आपका अनेकार्थी, और तीसरा है आपका पर्यायवाची, और चौथा है विलोम। जैसा कि ये बहुत ही साधारण चैप्टर है जिसमें आपको कुछ हम साधारण से ट्रिक बता देंगे जिसके माध्यम से आप तुरंत आप सवालों को जल्दी से जल्दी हल करना सीख जाएंगे, और इसको हम प्रैक्टिस करा करके इसको हम आपको हल कराएंगे। और प्रत्येक चैप्टर को पढ़ाने के बाद आपको हर टॉपिक पर आपको टेस्ट मिलेगा। तो आप जैसे कि नाम समझ सकते हैं कि एक अर्थी का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिनका केवल मात्र एक अर्थ होता है उसे हम एक अर्थी कहते हैं। आगे डिटेल बताया जाएगा। अनेकार्थी शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। इसके अलावा आपका पर्यायवाची शब्द, जैसा कि आप लोग जानते हैं पर्यायवाची के बारे में परिचित होंगे। और विलोम या विपरीत शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो कि जस्ट उल्टे होते हैं। तो इन सब के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप तुरंत इस सवाल, इन प्रश्नों का आप जवाब दे पाएंगे। अब आप शब्द के प्रकार पर 3 प्रकार आप समझ चुके हैं। पहला तो मैंने आपको दिया उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा मैंने बताया कि रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा मैंने बताया कि अर्थ के आधार पर, और मैं चौथा बताने जा रहा हूं अब आपको रूपांतरण या व्याकरणिक आधार पर। रूपांतरण या व्याकरणिक आधार पर तो याद रखिएगा, एक प्रश्न आपका बन सकता है कि रूपांतरण या व्याकरणिक आधार पर हिंदी शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपका जवाब होगा इसके 2 पार्ट हैं, और ये 2 पार्ट हैं क्या? एक तो है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। तो याद रखिएगा, विकारी शब्द वे शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक आदि के कारण इनमें परिवर्तन होता है उसे हम विकारी कहते हैं, और अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा विकारी और अविकारी के बारे में। अब देखिए, विकारी शब्द प्रश्न आपका बन सकता है कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो कि विकारी शब्द हैं। जैसा कि आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में शब्द भेद में पढ़े होंगे कि 8 प्रकार होते हैं। वो 8 प्रकार हैं क्या? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये आपके 4 जो शब्द होते हैं वो आपके विकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्दों में आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक है। इस पे आपका प्रश्न कभी कभी बनता है और यह पूछा जाता है कि बताइए कि निम्न में कौन सा शब्द आपका विकारी शब्द है। आपका विकल्प दिया रहेगा कि एक में मान लीजिए संज्ञा दे दे,
दूसरे में आपका दे दे क्रिया विशेषण, तीसरे में दे दे आपका संबंध बोधक, चौथे में दे दे आपका विस्मयादि बोधक। तो अगर आपको ये बात पता है कि विकारी शब्दों में केवल और केवल चार तरह के शब्द आते हैं, और वो शब्द हैं क्या? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अगर इन चारों में कोई भी एक विकल्प में दिया है तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब देखिए, कभी कभी प्रश्न आपका बन सकता है कि निम्न में ऐसा कौन सा शब्द है जो कि अविकारी शब्द में आता है। तो अविकारी शब्दों में, जैसा कि आप लोग पहले ही जान चुके हैं कि अविकारी शब्दों को हम 4 पार्ट में बांटते हैं। वो 4 पार्ट हैं क्या? आपके क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आगे डिटेल से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अब देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि संज्ञा में बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए इसी विकारी शब्दों में से आपका लिंग, वचन, काल और कारक, ये 4 टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके लिंग वचन में बहुत से लोग गलतियां करते हैं और ये समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं किसी पेड़ के बारे में बात कर दूं कि नीम का पेड़, मान लीजिए इमली का पेड़ और नीम का पेड़ है, तो आप बताइए कि इन दोनों में ऐसा कौन सा है जो स्त्रीलिंग है। तो याद रखिएगा कि इमली का पेड़ जो है वो स्त्रीलिंग होता है। इसके बारे में आपको अभी हम डिटेल से, जब मैं लिंग चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल से, बहुत ही शार्ट ट्रिक के माध्यम से आपको ऐसा बताया जाएगा जिसके माध्यम से आपको लिंग और वचन आदि में अंतर करना आप सीख जाएंगे। तो याद रखिए कि हमने आपको आज शब्द के बारे में बताया कि शब्द होता क्या है, भाषा के कितने अंग होते हैं, पद और शब्द में अंतर क्या होता है। फिर हमने आपको बताया कि शब्द के प्रकार कितने होते हैं। तो याद रखिएगा, शब्द के प्रकार बताया गया और इनके अलग अलग रूप बताया गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी हमने शब्द के बारे में बताया, पूरा समझ लीजिए 70% आपकी हिंदी केवल और केवल इसी चैप्टर, जो हमने इस टॉपिक में जितना हमने लिख दिया, ये 70% आपका इतने से कवर होने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको एक के बाद एक क्लास मिलेगी। पहली तो मैं आज शुरू करने वाला हूं आपको। अब इसका एक पहला ले रहा हूं और पहला टॉपिक है आपको उत्पत्ति के आधार पर। तो जल्दी जल्दी आप लोग कॉपी कलम निकाल करके बढ़िया से लिखते जाइए, जिससे कि आप भविष्य में कभी भी इन प्रकार के प्रश्नों में आप फंसे ना। तो याद रखिएगा, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं और हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्पत्ति के आधार पर, और सिर्फ मैं आपको आज केवल और केवल तद्भव और तत्सम में बात करता हूं। और आपको तद्भव और तत्सम में इसके अलावा एक क्लास और मिलेगी, उसमें मैं आपको क्या बताऊंगा कि तत्सम और तद्भव में हम अंतर कैसे करेंगे, तद्भव का परिवर्तन तत्सम में कैसे करते हैं। कुछ खास ट्रिक है जिसके माध्यम से आप सीख जाएंगे कि तत्सम और तद्भव में हम कैसे अंतर करेंगे। तो आप आज का मेरा मुख्य टॉपिक, जिसपे आपको सवाल बनेगा, जिसमें आपके प्रश्न बनेंगे, जिसपे आपको टेस्ट मिलेगा, वो आपका है उत्पत्ति के आधार पर। तो याद रखिएगा, इसको मैं फिर से डिटेल कर दे रहा हूं। ये आपका शब्द के प्रकार का पहला पार्ट है उत्पत्ति। जैसा कि आप लोग नाम से ही परिचित है, उत्पत्ति का मतलब होता है उद्भव, जहां से उत्पन्न हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि शब्द के कितने पार्ट होते हैं, तो आप बताएंगे कि इसके कुल 5 पार्ट होते हैं। पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है आपका देशज, चौथा है आपका विदेशी और 5वां है आपका संकर। तो आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ तत्सम और तद्भव पे लेके चल रहा हूं। तो चलिए आज मैं शुरू करता हूं आपको तत्सम और तद्भव के बारे में। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आपको हिंदी के विकास क्रम को समझना होगा। तो याद रखिए, हिंदी का विकास क्रम, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कि हिंदी का विकास क्रम या हिंदी भाषा। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग समझ लीजिए कि भाषा जो है वो अर्जित भाषा है। अर्जित माने समझ रहे हैं, किस समझ रहे हैं? अर्जित का मतलब क्या है कि हम यही से सीखते हैं। तो ये भाषा जो है वो अर्जित है, ये इसका विकास क्रम है और बदलाव इसमें निरंतर, इसमें बदलाव क्या होता है, जारी रहता है। तो सबसे पहले बात तो आप याद रखिएगा कि भाषा जो है वो अर्जित है, ठीक है ना। तो अब मैं बात करता हूं कि इनके विकास क्रम में सबसे पहले आपकी भाषा थी संस्कृत भाषा। इसको हम जगत जननी भाषा कहते हैं, क्योंकि सब इन भाषाओं की, हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राचीन ग्रंथ जो हमारे लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। तो याद रखिएगा कि संस्कृत भाषा ही भाषा की जननी है। हिंदी भाषा की जननी कौन है? संस्कृत है। कभी कभी आपके परीक्षाओं में ये प्रश्न बनते हैं कि हिंदी की मूल भाषा
मूल भाषा हिंदी जो है वो उसकी मूल संस्कृत क्या है? तो याद रखिएगा कि संस्कृत ही इसकी मूल भाषा है, अर्थात इसकी उत्पत्ति का मुख्य पहला जो आधार है वो क्या है? संस्कृत है। संस्कृत भाषा के बाद आपकी भाषा आती है वैदिक भाषा। वैदिक, जिसमें कि आपके वेद आदि लिखे गए, इसमें संस्कृत का ही बदलाव के बाद ये वैदिक रूप हुआ। फिर आपकी भाषा आती है लौकिक। कौन सी भाषा आती है? लौकिक भाषा। लौकिक के बाद आपकी भाषा आती है पाली। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैन धर्म आदि जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। तो ये भाषा आपकी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की भाषा थी, जो कि संस्कृत से वैदिक, वैदिक से लौकिक, लौकिक से आपकी पाली भाषा आई, और पाली भाषा से आपकी प्राकृत भाषा उत्पन्न हुई। पाली भाषा के बाद यहां पर आप याद रखिएगा कि प्राकृत भाषा, पाली भाषा के बाद आपकी कौन सी भाषा आई? प्राकृत भाषा आई। और इसी के बाद आपका अपभ्रंश, प्राकृत भाषा से अपभ्रंश, अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई। और इस अपभ्रंश में शोरसेनी अपभ्रंश, याद रखिएगा, शोरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। याद रखिएगा, आपके परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न बना करते हैं कि हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि हम तो पढ़ा रहे तद्भव तत्सम और हमने शुरू कर दिया क्या? हिंदी के विकास का क्रम। लेकिन आप याद रखिएगा कि तद्भव और तत्सम को समझने से पूर्व आपको हिंदी भाषा के विकास क्रम को समझना होगा। क्यों? क्योंकि हिंदी का विकास हुआ वो पहले संस्कृत से हुआ। संस्कृत भाषा से बदलते हुए वैदिक भाषा आई, वैदिक के बाद लौकिक आई, लौकिक के बाद पाली भाषा आई, पाली के बाद प्रकृति भाषा आई, और प्रकृति से अपभ्रंश की उत्पत्ति हुई, और उस अपभ्रंश में शोरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ये सवाल आपकी परीक्षाओं में अक्सर बना करता है और कभी पूछा जाता है कि बताइए कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो आपका जवाब होगा कि शोरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। एक प्रश्न आपका बनता है कि हिंदी की जगत जननी भाषा क्या है? तो आपका जवाब होगा संस्कृत। और कभी कभी इनका विकास क्रम पूछ लेता है कि पहले इसी तरह से एबीसीडी करके इनके क्रम को बदल के दे देगा, और आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि बताइए कि इनका विकास क्रम कैसा होगा। हिंदी के विकास क्रम को हम किस तरह से एक के बाद एक रखेंगे। तो जैसा कि आप लोग समझ चुके हैं कि अब मैं बात कर रहा था आपका तत्सम के बारे में। तो याद रखिएगा तत्सम शब्द है क्या? याद रखिएगा तत्सम, तत् का मतलब होता है उसी के, और सम का अर्थ है समान। याद रखिए, लिख लीजिए, तत्सम तत् और सम नामक दो शब्दों से मिलकर बना है। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, तत्सम, तत्सम और तद्भव। तत्सम दो तरह के मान होते हैं, तत्सम और तद्भव। तो पहले मैं आपसे बात कर रहा हूं किसके बारे में? तत्सम के बारे में। और मैं बता रहा हूं कि तत्सम है क्या, तत्सम शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। कभी कभी आपका प्रश्न आता है, तो याद रखिएगा तत् का मतलब होता है उसी के, और सम का मतलब है समान। अर्थात ऐसी भाषा जो अपने मूल भाषा में ही है उसे हम तत्सम कहते हैं। अर्थात संस्कृत भाषा का वह रूप जो बिना अपना रूप बदले हिंदी भाषा में प्रयुक्त होता है उसे हम तत्सम कहते हैं। तो नोट कर लीजिए कि तत्सम की उत्पत्ति तत् और सम नामक दो शब्दों से हुई है। दूसरा नोट कर लीजिए कि संस्कृत भाषा के वे शब्द, इसमें बहुत लोग डाउट हो जाते हैं कभी कभी, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना अपना रूप बदले हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों बोले जाते हैं। अब आप समझिए कि ज्यों का त्यों का मतलब क्या है, अर्थात बिना परिवर्तित हुए। अब देखिए, कुछ लोग सोचेंगे कि संस्कृत थी और अपभ्रंश, मतलब देखिए कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो कि मूल संस्कृत शब्द हैं और ये हिंदी में बोले जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तत्सम कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि वह ग्राम भ्यूरा में रहता है, वह ग्राम भ्यूरा में रहता है। तो आप देख सकते हैं कि ग्राम जो शब्द है वह आपका
संस्कृत का मूल शब्द है, संस्कृत का मूल शब्द है, अर्थात बोला तो ये हिंदी में जा रहा है, लेकिन बोला कहां जा रहा है, ये बोला जा रहा है आपका हिंदी में, लेकिन ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूं। तो याद रखिएगा कि सवाल आपका बन सकता है कि तत्सम होता क्या है, तत्सम की उत्पत्ति किससे हुई। तत्सम तत् और सम नामक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जहां पर तत् का अर्थ होता है उसी के, सम का अर्थ है समान। अर्थात संस्कृत भाषा का वह शब्द जो हिंदी में हूबहू बिना रूप बदले उसी के रूप में बोला जाता है, उसे हम तत्सम कहते हैं। जैसा कि हमने कहा कि वह ग्राम भ्यूरा में रहता है, यह एक शब्द है जो हिंदी के रूप में बोला जा रहा है ग्राम, लेकिन ये ग्राम जो है वो ग्राम शब्द एक संस्कृत का शब्द है। या कह दिया जाए कि तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए, तो यहाँ पर प्रथम जो शब्द है वह आपका संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन बोला किसमें जा रहा है, हिंदी में बोला जा रहा है। तो याद रखिएगा कि संस्कृत के वे शब्द जो कि हैं हिंदी में बोले जा रहे हैं बिना रूप बदले, माने संस्कृत का शब्द था, बदलते, लेकिन देखिए कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें परिवर्तन भी नहीं हुआ है, अर्थात ज्यों के तो हिंदी में बोले जाते हैं हिंदी में, लेकिन शब्द किसका है, वो संस्कृत का मूल शब्द है। तो याद रखिएगा कि ऐसे शब्द जो बिना अपना रूप बदले हिंदी भाषा में बोले जाते हों, वह शब्द क्या होते हैं, वे शब्द आपके तत्सम कहलाते हैं। जैसे कि हमने कहा रात्रि जो शब्द है वो आपका है क्या, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि रात्रि जो शब्द है वो तत्सम है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको तद्भव के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आप लोग याद रखिएगा, तत्सम के बारे में आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे तत्सम होता क्या है। कभी कभी प्रश्न बनता है कि तत्सम हम कहते किसे हैं, तो याद रखिएगा कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में बिना रूप बदले ज्यों का त्यों बोले जाते हैं, उसे हम तत्सम कहते हैं। जैसा कि आप लोग समझ गए हैं, ग्राम है, प्रथम है, या बहुत से इस तरह का आपको प्रश्न मिलेंगे, चक्षु है, रात्रि है, बोला जाएगा हिंदी भाषा में, लेकिन वह रहेगा संस्कृत का मूल शब्द है। तो आप लोग तत्सम से परिचित हो चुके हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं तद्भव के बारे में। तद्भव, तो याद रखिएगा कि तद्भव, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तद का मतलब होता है उसके और भव का मतलब होता है जैसा। अब आप याद रखिएगा कि तत्सम और तद्भव में अंतर क्या है। दोनों संस्कृत भाषा के शब्द हैं, लेकिन ये बदल के होता है और वो बिना बदले होता है। तत् माने तत् का मतलब होता है उसके, तद्भव तत् और भव से मिलकर बना हुआ है, जहां पर तत् का मतलब होता है उसके और भव का मतलब होता है जैसा। अब आप देख सकते हैं कि तत्सम और तद्भव में आपका डाउट खत्म हो गया होगा। तो याद रखिए कि तत्भव की उत्पत्ति तत् और भव नामक दो शब्दों से हुई है, जिसमें तत्सम के बारे में मैंने बता दिया आपको। तद्भव के बारे में आप लोग देखिए, तत् का मतलब होता है उसी के और भव का मतलब होता है जैसा। अब देखिए, जो शब्द तत्सम का था वो संस्कृत का ज्यों का त्यों बोला जाता बिना परिवर्तित किए, लेकिन यह शब्द है संस्कृत का। लिख लीजिए कि तद्भव किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित होकर के हैं तो संस्कृत के, लेकिन परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में बोले जाते हैं, हिंदी भाषा में बोले जाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि आप तत्सम और तद्भव के बारे में पढ़ रहे हैं, अब आपका डाउट दूर हो चुका होगा कि हम तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि तत्सम शब्द की उत्पत्ति तत् और भव से हुई है। तत् का मतलब होता है उसी के, तत्सम और तद्भव में अंतर क्या है। तत्सम जो है वो संस्कृत का मूल शब्द है और बिना परिवर्तित किए हुए बोला जाता है, लेकिन तद्भव जो है यह भी संस्कृत का ही शब्द है, लेकिन
रूप बदलते बदलते यह हिंदी भाषा में बोला जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत से लोग डाउट हो जाते हैं इसमें, उसको संस्कृत मान लेते हैं तत्सम को, इसको तो हिंदी। तो याद रखिएगा दोनों शब्द संस्कृत के ही हैं, लेकिन यह ज्यों का त्यों बोला जाता था तत्सम वाला, लेकिन तद्भव अपना रूप बदल करके हिंदी में प्रयुक्त होता है। तो अब आपका डाउट दूर हो गया होगा कि तत्सम और तद्भव में तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं आप आगे। अब देखिए इसमें रात्र और रात्रि, तो याद रखिएगा कि रात और रात्रि में रात्रि है क्या, रात्रि आपका तत्सम है और रात जो है आपका क्या है, रात आपका तद्भव है। इसी तरह से आप और शब्द मिलेंगे, पंच जो है वो क्या है, पंच आपका तत्सम है और पांच जो है वो आपका तद्भव है। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हम कैसे पहचानेंगे। तो याद रखिएगा कि पहचान के नियम, पहचान के नियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यह सीख गए तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो याद रखिएगा कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तद्भव और तत्सम के पहचान के नियम। आप लोग टॉपिक नोट कर लीजिएगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से शब्द ऐसे हैं जो कि तत्सम हैं और कैसे पहचानेंगे कि कौन से शब्द ऐसे हैं जो कि तत्सम हैं, तद्भव हैं। तो इसके लिए बहुत मैं 60 ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला आप टॉपिक डाल दीजिए, पहला कि संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर, जैसा कि आप लोगों को वर्णमाला फर्स्ट में मैंने संयुक्ताक्षर के बारे में बताया था, फर्स्ट एंड सेकंड में, कि संयुक्ताक्षर वर्ण जो होते हैं वो 4 होते हैं और वो क्या है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लिखा रहा हूं, आप लोग इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। कि याद रखिएगा ये बहुत अच्छी ट्रिक है कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हम कैसे पहचाने कि कौन सा आपका तद्भव है और कौन सा तत्सम, तो एक बात आप लोग याद रखिएगा कि ऐसे शब्द जो जिनमें संयुक्ताक्षर अर्थात छ, त्र, ज्ञ और स्र, इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाए वह शब्द आपका सदैव और सदैव आपका क्या होता है, तत्सम होता है। तो याद रखिएगा कि जब भी आपके सवाल, जब भी आपके टॉपिक में छ, त्र, ज्ञ और स्र आएगा, अधिकतम आपके शब्द ऐसे मिलेंगे जो आपके तत्सम होंगे। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि क्षत्रिय, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि छ भी है, त्र भी है, तो क्षत्रिय जो है वो शब्द है क्या, क्षत्रिय शब्द आपका एक तत्सम शब्द है। कैसे आप पकड़े, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि छ मिल रहा है। ऐसे आपके बहुत से शब्द मिलेंगे जिसमें आपका याद रखिएगा, एक पहली ट्रिक आप समझ लीजिए कि हम कैसे अलग करेंगे कौन सा तद्भव है कौन सा तत्सम। तो पहला ट्रिक आपको समझना है कि संयुक्ताक्षर, जैसा कि वर्णमाला फर्स्ट में मैंने पढ़ाया था कि संयुक्ताक्षर की संख्या 4 है, वह है कौन, छ, त्र, ज्ञ और स्र। जब भी किसी शब्द में ये शब्द आ जाएंगे उन्हें हम तत्सम कहेंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि तत्सम की एक पहली पहचान कि जिन शब्दों में छ, त्र, ज्ञ और स्र, इनमें से कोई भी एक अक्षर आ जाए वह शब्द आपका तत्सम होगा। जैसा कि हमने आपको उदाहरण दिया कि क्षेत्र हो जाए, क्षत्रिय हो जाए, या इसी तरह से बहुत से आपको मान मिलेंगे। अब देखिए दूसरी पहचान इसकी है कि ड और ढ। याद रखिएगा ड और ढ ऐसे शब्द जो उच्छिष्ट व्यंजन है, ड और ढ। तो याद रखिएगा कि ड और ढ ये संस्कृत भाषा का वर्ण नहीं है, ये उच्छिष्ट व्यंजन है, उसका निर्माण हिंदी भाषा में हुआ है। तो ऐसे शब्द कभी भी तत्सम नहीं होते हैं। तो आप लोग नोट करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि पहला तो हो गया कि छ, त्र, ज्ञ और स्र जो होगा वो सदैव तत्सम होगा। दूसरा मैंने क्या बताया कि आपके ड और ढ, जैसा कि आपको वर्णमाला सेकंड में मैंने बताया था कि ड और ढ जो होते हैं वो उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं, और जिन शब्दों में ये शामिल होगा वह कभी भी तत्सम नहीं होगा। तो याद रखिए तत्सम क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये शब्द, इसकी उत्पत्ति जो है वह हिंदी भाषा से हुई है और हिंदी का विकास बाद में हुआ, पहले संस्कृत भाषा आई, इसीलिए ये संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप हिंदी है, तद्भव होता है। तो याद रखिएगा कि ये तत्सम नहीं होता है, अर्थात ये तद्भव है।
तद्भव वह होंगे जो हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों न बल्कि संस्कृत के बदले हुए रूप बोला जाता है, उसको हम तद्भव कहते हैं। तो दो टॉपिक आप समझ गए होंगे, संयुक्ताक्षर के बारे में और ड ढ के बारे में। ड और ढ जिसमें मिलेगा वो कभी भी तत्सम नहीं होगा। अब देखिए, अब मैं बढ़ता हूं आपके तीसरे टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप लोगों ने अनुनासिक के बारे में पढ़ा होगा, अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदी वाला, तो याद रखिएगा हिंदी अनुनासिक जो शब्द है यह एक हिंदी भाषा का वर्ण है। अनुनासिक की उत्पत्ति किसमें हुई? हिंदी भाषा में हुई, और चूंकि यह संस्कृत का मूल रूप नहीं है, हिंदी में आया है, अर्थात आप समझ सकते हैं कि यह आपका कभी भी तत्सम नहीं होगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि तत्सम जो वह शब्द नहीं होगा जिसमें चंद्र बिंदी लगी होगी। जैसे मैंने आपको दिया 5 और यहां लिख दिया मैंने पंच। अब आप समझ सकते हैं कि 5 जो है वो है क्या? ये इसमें अनुस्वर लगा हुआ है, और जिसमें ये अनुनासिक लगा होगा, अनुनासिक चंद्रबिंदी वाला मान जिसमें होगा वह कभी भी तत्सम नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि यह कभी भी तत्सम नहीं है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा कि यह तत्सम नहीं है। तो अभी हमने बताया आपको छत्र ज्ञ के बारे में, फिर से एक बार आप समझ लीजिए कि जिसमें छत्र ज्ञ और स्र होगा वह तत्सम शब्द है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि ड और ढ जिसमें होगा द्विगुण व्यंजन होगा वह कभी भी तत्सम नहीं होगा, तत्सम नहीं होगा। यहां नहीं का ध्यान रखना है भाइयों। फिर हमने आपको बताया जिसमें अनुनासिक होगा, याद रखिएगा, जिसमें अन की मात्रा होगी वह भी कभी तत्सम नहीं होगी। जैसा कि हमने आपको उदाहरण दिया कि पंच और पांच में चंद्रबिंदी है और ये अनुनासिक है, इसलिए ये तत्सम नहीं बल्कि तद्भव होगा, और पंच जो आपका शब्द है वह आपका तद्भव होगा। तो 3 टॉपिक आप समझ गए। चौथे नंबर पे मैं बताने जा रहा हूं कि जो अनुनासिक है, याद रखिएगा, अनुनासिक या चंद्रबिंदी का, या समझ सकते हैं कि अनुस्वर जो होता है, याद रखिएगा। चलिए लिखिए कि जो आपका अनुस्वर है, अनुस्वर अर्थात अन और अह, तो जो अन की मात्रा होती है वह आपका तद्भव में होता है। कहां होता है? तद्भव होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पंच और 5 में 5 जो है वो क्या है? तत्सम है, लेकिन पंच जो है वो तत्सम होगा। तो याद रखिएगा कि जो भी शब्द आपके चंद्रबिंदी से होंगे वो कभी भी तत्सम नहीं होंगे, अर्थात तद्भव, वो कभी भी तत्सम नहीं होंगे अर्थात वो तद्भव होंगे। और जो शब्द आपका चंद्र अनुस्वर में होगा अर्थात अन की मात्रा जो होगी वह आपका तत्सम होगा, अर्थात ये तत्सम नहीं होंगे, ये तत्सम होंगे। पंच और 5 में 5 जो है वो आपका तद्भव है और पंच जो है वो आपका तत्सम है। तो याद रखिएगा कि एक पहचान आपकी कि अनुनासिक शब्द जो होता है वह कभी भी तत्सम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह हिंदी का मूल वर्ण नहीं है, ये हिंदी का मूल वर्ण है, और जो हिंदी का मूल वर्ण है संस्कृत के मूल वर्ण नहीं है, या संस्कृत से पहले नहीं बना हुआ था, इसलिए इसको हम तत्सम नहीं कहते हैं। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, और याद रखिएगा कि अनुनासिक अनुस्वर का प्रयोग, याद रखिएगा, अनुस्वर का प्रयोग सदैव तत्सम में होता है। तत्सम में वही चीज है कि अनुस्वर का प्रयोग हम कहां करेंगे? सदैव हम इसका प्रयोग तत्सम में करेंगे। और याद रखिएगा कि अनुनासिक का तत्सम सदैव अनुस्वर होता है। क्या होता है? अनुस्वर होता है। तो अभी हमने आप लोगों को बताया कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा शब्द आपका ऐसा है जो कि तत्सम है। तो पहली पहचान मैंने आपको बताई कि छत्र ज्ञ और स्र के शब्द जो होते हैं तत्सम होते हैं। ड और ढ जिसमें होगा वह कभी भी तत्सम नहीं होगा। इसके अलावा मैंने बताया कि चंद्रबिंदी के शब्द जो होते हैं वह कभी भी तत्सम नहीं होते हैं।
जो अनुस्वर शब्द होता है वह आपका तत्सम होता है। अनुस्वर माने अन की मात्रा क्यों होती है? क्योंकि ये संस्कृत का मूल शब्द है, इसीलिए जो कि बोला जाता है हिंदी में, इसलिए अन की मात्रा जो होती है वो आपकी तत्सम होती है। फिर बताया कि अनुस्वर का प्रयोग सदैव कहां होता है? तत्सम में होता है, तद्भव में कभी नहीं होता है। फिर मैंने बताया कि अनुनासिक शब्द का तत्सम सदैव अनुस्वर होता है। तो आगे अब आप लोग लिख लीजिए कि जिन शब्दों में, याद रखिए अगला टॉपिक लिखिए, जिन शब्दों में जिन शब्दों में री की मात्रा होगी, वह सदैव तत्सम होता है। याद रखिएगा, जिन शब्दों में री होगा वह सदैव क्या होगा? तत्सम होगा। तो आप लोग याद कर सकते हैं कि जिन शब्दों में री की, जैसे महर्षि बोला गया तो री की मात्रा इसमें बन रही है, इसलिए यह सदैव क्या होगा? तत्सम होगा। तो छोटी छोटी पहचाने हैं जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन तद्भव है, कौन तत्सम है। इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। और एक पॉइंट और लिख लीजिए कि वे शब्द, याद रखिएगा कि वे शब्द जो पढ़ने, बोलने और लिखने में, याद रखिएगा पढ़ने में, बोलने में और लिखने में सरल प्रतीत हो, वे सदैव तद्भव होते हैं। याद देखिए, इससे बढ़िया पहचान क्या मिलेगी कि याद रखिएगा कि ऐसे शब्द जो पढ़ने में, लिखने में और बोलने में आपको सरल लगते हो वो तद्भव होते हैं। और संस्कृत के शब्द ज्यादातर आप देखे होंगे कठिन होते हैं। छ का प्रयोग, तरह का प्रयोग, गय का प्रयोग, इन शब्द का प्रयोग जहां भी होगा वो आपके क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे जो कठिन होंगे। तो आज हमने आप लोगों को तद्भव और तत्सम से संबंधित जानकारियां दी, शब्द के बारे में डिटेल से बताया और शब्द के प्रकार बताए। और शब्द के प्रकार का पहला टॉपिक हमने लिया उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का कैसे हम बांटेंगे। तो इसको बताया गया कितने भागों में बांटा गया, और इसके सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 टॉपिक को लिया है। और ये 2 टॉपिक आपका क्या था? तत्सम और तद्भव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी परीक्षाओं में तद्भव और तत्सम से बहुत बार प्रश्न बनते हैं, और किसी परीक्षा में तो 5 प्रश्न बन जाते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन तक हिंदी आती है, उसमें कम से कम 5 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और बहुत से लोग जल्दबाजी बस इसमें गलतियां कर देते हैं। तो हमारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। जहां समस्या होती है हम आपके उन बिंदुओं पर बात कर रहे हैं कि जहां पर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप तद्भव और तत्सम में अंतर करना सीख चुके होंगे। तो आगे अब तद्भव और तत्सम में हम आपको एक क्लास और देंगे। उस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि तद्भव और तत्सम में कैसे बदलाव करें। अभी तो मैंने अंतर समझाया, अब अगली क्लास में आपको तद्भव तत्सम की दी जाएगी, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि तद्भव और तत्सम में हम कैसे बदलाव करें। छोटी छोटी बातें हैं जिसके माध्यम से आप सीख जाएंगे कि तद्भव को तत्सम में हम कैसे बदलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आज अपनी बात मैं यही समाप्त करता हूं, और हमें उम्मीद है कि आप सही ढंग से सारे लेक्चर को सुन रहे होंगे, और आपको हिंदी विषय पर लगातार आपकी कक्षाएं मिलती रहेंगी हर सैटरडे को, जैसा कि आपको मिल रहा है। और हर टॉपिक को खत्म करने के बाद आपको प्रश्न मिलेंगे, और इन प्रश्नों पर आप लोग ज्यादातर लोग, सभी लोग जो है कमेंट करिए, उसका जवाब दीजिए, जिससे आपको मालूम हो सके कि जो आपने पढ़ा वो कहां तक आपने सीखा। क्योंकि आगामी परीक्षाओं में हर टॉपिक से आपको प्रश्न मिलेंगे मिक्स करके। जब आप डिटेल से आप पढ़ते जाएंगे, एक टॉपिक खत्म करेंगे, टेस्ट देते जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि हम जो है जब मिक्स आपको टेस्ट कराएंगे तो आप पूरा कंप्लीट रहेंगे। अगर आपको एक ही दिन में पूरा खाना दे दिया जाए तो खा सकते हैं? बताइए। सोचने की बात है कि अगर आप धीरे धीरे करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, और तब आप एक ऐसे पड़ाव पे आ जाएंगे जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना रहेगा। और जब आप 10-15 ये इस तरह के लगातार आपके टॉपिक देते रहेंगे, हर टॉपिक का आपको टेस्ट दिया जाएगा। टेस्ट का सबको कमेंट करके जवाब देना है, क्योंकि सफल सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति होगा जो लगातार टेस्ट में भाग लेगा।
क्योंकि हम लोग 3 स्टेप पे काम कर रहे हैं। पहला तो आपको डिटेल पढ़ाया जा रहा है, दूसरा टॉपिक वाइज आपको टेस्ट दिया जा रहा है, और तीसरा अभी सेशन शुरू होगा, तीसरा सेशन, जबकि मैं आपको कंप्लीट टेस्ट कराऊंगा, जैसा कि आपकी परीक्षाओं में मिक्स करके आते हैं। लेकिन इसके पूर्व आप लोग टॉपिक वाइज हमारे लेक्चर को सुनते रहिए। उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है, जब हम टेस्ट दें तो टेस्ट दीजिए, जिससे कि आप अपने आप को मजबूत कर सकें। चलिए, आज मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, और इस उम्मीद के साथ मैं आपके बीच से जा रहा हूं कि आप इन टॉपिकों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आगामी टेस्ट के लिए आप अपने आप को तैयार रखेंगे। और जैसे आपने पहला टेस्ट दिया, अगले टेस्ट में आप और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो जाते जाते मैं आपसे एक बार कह देना चाहता हूं कि आप लोग हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।